नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। मैं हूं दिलीप तिवारी। देश में लॉकडाउन का आज 41वां दिन है। बीते 40 दिनों से जिस संयम के साथ देश ने सरकार और प्रशासन का सहयोग किया, आज शराब के ठेकों के सामने लगी कतारें और बेहिसाब उमड़ी भीड़ अलग अलग राज्यों की सरकारों से यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इसी तरह से नियमों का पालन होगा, और अगर नियमों का पालन आपको ऐसे ही करवाना है तो फिर 40 दिनों की तपस्या का मतलब क्या था। लेकिन इस बात का जवाब देने के बजाय नेताओं की दिलचस्पी सियासत में ज्यादा है। सियासत उन पर जिन्हें राजनीति की भाषा में वोट बैंक कहा जाता है। मजदूरों की घर वापसी पर टिकट का पैसा कौन देगा, इस पर पूरे देश में राजनीति हो रही है। सोनिया गांधी केंद्र से सवाल पूछ रही हैं तो बीजेपी उन पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राज्य सरकारें, चाहे कांग्रेस की हों या बीजेपी की या फिर किसी और दल की, सबको शराब से मिलने वाले राजस्व की फिक्र ज्यादा है, आम इंसान की चिंता शायद कम। इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली, लखनऊ, देहरादून, रायपुर, चंडीगढ़, लॉकडाउन के तीसरे चरण के पहले दिन सख्ती कम हुई। शराब की दुकानों पर लगा ताला खुला तो तस्वीरें कुछ ऐसी नजर आई। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से। कहीं शराब की दुकानों के आगे लंबी कतारें लग गई हैं, कहीं मैखाने की तलाश में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गईं। लेकिन दिलचस्प ये कि देश के सियासी सूरमाओं का सवाल सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती है तस्वीरें नहीं, बल्कि यहां भी उन्हें चिंता अपने वोट बैंक की है। देश की सियासत में मजदूरों पर महाभारत छिड़ गई है। कांग्रेस ने पहले लेटर जारी कर केंद्र सरकार पर ट्रेन से वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों से किराया वसूलने का आरोप लगाया। फिर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीडियो जारी कर कहा, श्रमिकों से किराया वसूलना ठीक नहीं, श्रमिक राष्ट्र निर्माता हैं और दान के पैसों पर सबसे पहला हक उन्हीं का है। कांग्रेस ने इसके साथ ही ऐलान किया वो रेलवे की ओर से श्रमिकों से वसूले जा रहे शुल्क का खर्च खुद उठाएगी। संकट की इस घड़ी में भारत सरकार और रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे हैं। उम्मीद थी कि दाम में आए हजारों करोड़ रुपए पर पहला अधिकार हमारे राष्ट्र निर्माताओं का होगा। क्योंकि सोनिया गांधी ने अपने वीडियो में दान का जिक्र छेड़ा था, लिहाजा सत्ताधारी बीजेपी ने उनके बयान में आए दान शब्द को पकड़ लिया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट के जरिए सोनिया गांधी को जवाब दिया तो हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने पूछ लिया, कांग्रेस ने कोरोना के खिलाफ जारी जंग में कितना दान दिया है। कांग्रेस ने बहुत पैसा कमा रखा है, कांग्रेस कहीं भी खर्च कर सकती है। अभी तो चौनी दी नहीं किसी के दान में, कहीं पर कोई किसी भूखे को रोटी नहीं खिलाई। इतनी जगह पर कैंप लगे, किसी को कुछ नहीं दिया। कुल मिलाकर कहें तो मैखानों के सामने लगी भीड़ पर चुप्पी साधे बैठे सियासत के सूरमा अपनी सहूलियत के लिहाज से मजदूरों के किराए के मसले को हवा दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तस्वीरें आपको बहुत कुछ बताती हैं। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कहां क्या चल रहा है। फैसला आपको करना है, क्योंकि जनता ही इस देश की असली मालिक है, बाकी सब चौकीदार हैं। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। पवन बंसल हैं,
4 बार के सांसद रहे हैं, पूर्व रेल मंत्री हैं, चंडीगढ़ से आते हैं, सरल और सौम्य स्वभाव के हैं। बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैंने आपको लंबे समय तक संसद में कवर किया है और आपकी जो कहूँ मैं राजनीतिक हैसियत और राजनीतिक विरासत से वाकिफ हूँ मैं, और मैं आपके काम करने के अंदाज से वाकिफ हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ब्रजेंद्र सिंह राठौर हैं, पूर्व वाणिज्य कर मंत्री हैं, मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। पूर्व इसलिए हो गए हैं कि देश में व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कि कभी कोई पूर्व होता है, कहीं भूतपूर्व होता है, कहीं अभूतपूर्व होता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रजेंद्र सिंह जी। बड़ी बुलंद आवाज है आपकी और बड़ा राजनीतिक कद है आपका। और प्रद्युम्न सिंह तोमर जी जुड़ रहे हैं। इनकी तस्वीरें हम अक्सर देखते हैं कि ये विधायक रहते, मंत्री रहते, कभी नाले में उतरकर सफाई भी करते थे। मैंने तो ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखी हैं। लेकिन तोमर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बीच में कुछ बेटे की तस्वीरें भी आई, आपने माफी मंगवाई, उसका जिक्र हम कर लेंगे बाद में, लेकिन बेटा तो नादान है, आप समझदार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे सहयोगी हरीश दिवेकर जुड़ेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं बंसल साहब के पास। बंसल साहब, आपका इतना लंबा राजनीतिक करियर है, आपने मनमोहन सिंह जी के साथ काम किया, केंद्रीय मंत्री के तौर पर। रेल जो है वो राजनीति का शिकार होती रही है, रेल मंत्रालय राजनीति का शिकार होता रहा है। लेकिन आज तो ये राजनीति है कि मजदूरों को लाएं कैसे, रेल से लाएं, बस से लाएं, ट्रक से लाएं। जो सीमेंट का मिक्सचर है, जो जिससे सीमेंट मिक्स की जाती है, गिट्टी और सीमेंट, उसमें मजदूर आ रहे हैं। या अगर आप देखें तो कहीं कहीं छुप के मजदूर आ रहे हैं। ट्रकों के सामने सब्जी है तो पीछे मजदूर छुपे हुए हैं। या फिर दूध का टैंकर है जिसमें मिल्क पूरा भरा जाता है, उसके अंदर से लोग निकल रहे हैं। कैसी खतरनाक तस्वीरें हैं, दिल दुखाने वाली तस्वीरें हैं। बंसल साहब, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, ये सवाल आपसे, ये पहला सवाल। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता, आपने जो उदाहरण दिए अभी, उनसे ही ये साफ जाहिर होता है, ये स्पष्ट होता है कि ज़रूरत थी अब श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए जो अलग अलग जगह पे फंसे हुए हैं, उनको अपने घर जाने के लिए सुविधा कोई प्रदान की जाती। इसी कारण कांग्रेस ये मांग करती रही थी, कोई राजनीति की बात नहीं, एक अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी इसमें। और जब सरकार की तरफ से ये हुआ और कहा गया कि ये बसों के जरिए जाएंगे, तो तब भी हमने बिल्कुल एक ईमानदारी के साथ ये बात कही कि बसें इस बात के लिए काफ़ी नहीं होंगी, आपको ट्रेन चलानी चाहिए पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए सीधे, रास्ते में उनके खाने का इंतज़ाम हो और उनको गाड़ियों को सैनिटाइज किया जाए बार बार। और जब ये किया गया, आज अचानक, क्योंकि जब सोनिया गांधी जी ने इस बात के लिए कह दिया कि हम अगर किराया कहीं उनको देना पड़ा तो हम देंगे, उस पर भी आपत्ति हुई। एक्चुअली चाहिए क्या था, जो रेलवेज हैं ये हमारी जीवन रेखा है देश की, ये गरीबों का एक साधन है उनके सफर का। इस कारण इस हालात में जब वो 1.5 महीना से कोई कमाई नहीं हो रही थी, खाने तक के उनके लिए पास अपने कोई संसाधन नहीं थे, उस वक्त ये बिल्कुल नहीं चाहिए था उनसे 2 पैसे की भी उम्मीद करना किसी को, सरकार को, कि उनको कहा जाए कि आपको किराया देना पड़ेगा। बहुत ताज्जुब की बात है कि एक तरफ तो रेलवेज 151 करोड़ रुपया प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में दे रही है, वो किस बात के लिए? वो लोगों को एकदम ये कहती कि जो प्रांतीय सरकारें हैं, आप अपने अपने जो मजदूर जाना चाहते हैं उनको रेलवे स्टेशन पे ले आइए, वहां से गाड़ी ये चलेगी, बाकी काम हमारा रह जाएगा। ऐसा क्यों नहीं किया गया? इसलिए ये सवाल वाजिब हैं, स्वाभाविक हैं एक हमारे लोकतंत्र में उठाना। अगर ये सवाल उठाए जाएं, उससे उत्तेजित होने की जरूरत नहीं होती सरकार को तो बल्कि एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत होती है कि हाँ, कमियां रह जाती हैं, बहुत बार फैसले गलत होते हैं, उसको बदल लिया जाता है। फैसला लॉकडाउन का हफ्ता पहले हो जाना चाहिए था। मध्य प्रदेश का आपने जिक्र किया, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराने के कारण हफ्ता पूरे देश में लॉकडाउन लेट कर दिया। बाद में जब हम कुछ महसूस करते थे कि अब लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खोल देना चाहिए, तो उस वक्त ध्यान नहीं दिया। अब जब खोल दिया तो पूरा खोल दिया। चलिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है, जहां जहां किया, मैं उसके निजी तौर पे उसके हक में हूं, क्योंकि लंबे समय तक जब सरकार की तरफ से श्रमिकों को कोई किसी ढंग का भी कोई सहायता नहीं, तो ये जो ठप हो चुकी है हमारी अर्थव्यवस्था, फिर पुनर्जीवित करने के लिए। बंसल साहब, आप रेल मंत्री रहे हैं, आपको पता होगा, क्योंकि आपके पास सारा जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रही होगी। पूरे हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं
तो जो ट्रेन चलती है उसमें बेटिकट यात्रियों की संख्या बेहिसाब होती है। कई बार कई इलाकों में तो टिकटें ली ही नहीं जाती है, और ये अक्सर आपके रेल के घाटे का कारण भी होता है। जो यात्री ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेनों की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सब बिना टिकट चलते हैं, लेकिन आज के दौर में अगर हम बिना टिकट ट्रेन चला दें और सिर्फ मजदूरों के लिए चला दें और कह दें कि आपको बताना पड़ेगा कि आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, या आपके पास सर्टिफिकेट होगा या जो भी व्यवस्था होगी, ये संभव नहीं क्या? ये बिल्कुल संभव था, यही ही करना चाहिए था। मैंने जैसे अभी पहले इसी बात का जिक्र मैंने किया था, यही अर्ज की थी मैंने कि अलग अलग स्टेशन पे ट्रेन्स लग जाती, ऐलान हो जाता कि यहाँ से ये ट्रेन दिल्ली से पटना के लिए चलेगी, ये ट्रेन पानीपत से मुरादाबाद जाएगी। उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, कहीं भी कोई ट्रेन का जिक्र होता, वहाँ की प्रांतीय सरकारें वहाँ श्रमिकों को लेके स्टेशन पे पहुंचती और बाकी का काम रेलवेज को संभाल लेना चाहिए था। आज के दिन रेलवेज को ये जरूरत नहीं थी किसी ढंग से प्रधानमंत्री जी पे ये असर डालने का कि हम भी आपके कोष में 151 करोड़ दे रहे हैं, वो यही 151 करोड़ उधर लगाते। ये मैं मानता हूँ रेलवेज के पास बहुत पैसा नहीं है। रेलवेज एक आम आदमी का एक साधन है, एक उसके सफर का, उसके आवाजाही का, और वो कम पैसे पे है। बसों के मुकाबले 5वां हिस्सा है इसमें किराया। तो रेलवेज के पास बहुत पैसा नहीं होता, फिर क्या जरूरत थी कि रेलवेज 150 करोड़ उधर तो दें और दूसरी तरफ लोगों से वसूल करने की बात करें। आज के दिन जो रेलवेज ने दूसरा काम बहुत अच्छा किया था कि आइसोलेशन वार्ड्स कुछ गाड़ियों में बना दिए, कोई हॉस्पिटल्स बना दिए, ये अच्छा काम किया था। ऐसा ही अच्छा काम ये करना चाहिए था, गाड़ियां खोल देते 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए सभी जगह से, कि वहां गाड़ियां जाएंगी, उनमें आप बैठिए। उनको आप ये ना कहिए कि वो विदाउट टिकट हैं, वो बिना टिकट हैं, कोई जुर्म उनका है, ये नहीं। आज एक सहूलत मिलनी चाहिए थी उनको। ये सहूलत कोई राजनीति की बात नहीं। हम ये मांग करते हैं कि जब आप बड़े बड़े कदम उठाते हैं, और इस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया लोगों की सहूलत के लिए, कह दिया कि 1,76,000 करोड़ दे रहे हैं, उसका आप अंदाजा उसको बांट लीजिए, बाद में आप देखिए उसमें कहाँ क्या हुआ है। पुराने जो आपकी कोई लाइबिलिटीज थी 2-2 हजार रुपए देने की सभी किसानों को, वो उसमें डाल दिया गया। आज तक उसके बाद कहा जा रहा है बार बार के लोग भूखे मर रहे हैं सिर्फ 3 महीने के राशन के लिए, वो भी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी में आते हैं। क्या बाकी के बंसल साहब, क्या जो बाकी के लोग हैं वो देश के नागरिक नहीं? बंसल साहब, दूसरी तस्वीर जो है, दूसरी तस्वीर मेरे सहयोगी राम दिखाएंगे कि आज मैखाने के लिए क्या क्या हुआ। राम। बिल्कुल, एक तस्वीर ये भी है कि चिंता अगर राजस्व की सरकारों को है तो वो फिर सोशल डिस्टेंसिंग को कहीं किनारे रख रहे हैं। ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब, आपके पास तो ये जिम्मेदारी रही है मध्य प्रदेश में जब आप मंत्री रहे, अब आपके साथ प्रद्युम्न सिंह तोमर भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपके सहयोगी रहे हैं, आप बीजेपी में चले गए, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन ये जरूरी था क्या ऐसे वक्त में कि आप ठेके खोल दीजिए और ठेकों पर भीड़ देखिए कितनी बेहिसाब है। बहुत कम जगह है जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ है। देखिए, मैं अगर अपनी तरफ से बात करूं तो किसी भी हालत में शराब की दुकानों को अभी नहीं खोला जाना चाहिए था। पहली प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए थी कि जो मजदूर, जो लोग बाहर फंसे हुए हैं, नंगे पैर पैदल चल चल कर आ रहे हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है, उनको पहले उनके घर व्यवस्थित करना चाहिए था। उनके परिवार के लोग जो उनके ऊपर आश्रित हैं, जो अपने गांव में फंसे हैं, उनकी व्यवस्था करना चाहिए थी। एक तरफ मंदिर हमारे बंद हैं, मस्जिद हमारी बंद है, चर्च गुरुद्वारे हमारे बंद हैं, लेकिन शराब की दुकानें हम खोलने का निर्णय कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से बहुत ही खतरनाक स्थिति है। ना तो इससे सोशल डिस्टेंसिंग होगी और इससे जो है अवैध तरीके से व्यापार। ब्रजेंद्र सिंह जी, क्योंकि रेड जोन में आप कहते हैं कि हमने बंद कर रखा है। ब्रजेंद्र सिंह जी, आपने बच्चन साहब की मधुशाला पढ़ी होगी, सुनी होगी, आप तो पूर्व मंत्री भी हैं। बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला जी। तो ये मेल बहुत घालमेल तो नहीं हो गया? सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, सरकारों की चिंता, और एक जो है एक अच्छी जो बात आई है, आपके यहाँ के एक आईपीएस हैं, सर्विंग आईपीएस हैं, उन्होंने जो कही है, जरा एक बार वो फिर से दिखा देते हैं। उन्होंने ये कहा है कि साहब जो शराब के ठेके के लिए लाइन में शराब के ठेकों पर शराब के लिए लाइन में लगा हुआ है, उसको किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं होनी चाहिए और उसके हाथ में स्याही लगानी चाहिए कि ये शराब की दुकानों में गए थे और शराब का
इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको किस बात की मदद मिल जाए? अब देखिए, अब आईपीएस अधिकारी हैं तो निश्चित रूप से अनुभवी हैं, उन्होंने जो बात बोली है सोच समझकर ही बोली होगी। मेरा ऐसा मानना है, ठीक है, कोई बहुत शौकीन है उसमें मैं व्यवधान नहीं करता, लेकिन वर्तमान के जो हालात हैं इसमें किसी भी हालत में शराब की दुकानों को परमिशन नहीं देना चाहिए। मैं स्वयं मंत्री इस विभाग का था, मैंने 19 मार्च को लिखित में इस बात के निर्देश दिए थे कि तुरंत जो है शराब की दुकानों को बंद किया जाना चाहिए मध्य प्रदेश में। हालांकि उसके बावजूद फिर सरकार बदल गई, आपको भी मालूम है। और सच बात तो यह है कि ये जो मजदूर हमारे फंसे हैं, मैं बुंदेलखंड से आता हूं और सबसे ज्यादा मजदूर, आज भी मैं एक हेल्पलाइन चला रहा हूं जिसमें सबका डाटा इकट्ठा कर रहा हूं, हजारों की संख्या में लोग फंसे हैं। यदि लॉकडाउन करना था, अगर 7 दिन पहले इसकी सूचना दे दी गई होती तो ये मारामारी पूरे हिंदुस्तान में नहीं होती। और ट्रंप साहब के स्वागत के बजाय अगर हमने सच में उस वक्त ध्यान दिया होता तो ये जमाती करके और दूसरी बातें करके शायद देश में विभाजन की भी स्थिति नहीं होती। प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हैं हमारे साथ। का फेल्यूर रहा है जिसका परिणाम आज दुष्परिणाम हमारे सामने है। तोमर साहब, ये आपको लगता है, आप चूंकि बृजेंद्र सिंह के साथ आपने लंबा वक्त कैबिनेट में भी गुजारा है और कार्यकर्ता के तौर पे भी गुजारा है, अब आप बीजेपी के साथ हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये निर्णय जो है शराब के ठेके खोलने का, ये अभी नहीं होना चाहिए था? तोमर जी तक लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है। तोमर साहब, आपकी आवाज तो सब सुनना चाहते हैं, अब आप सत्ता पक्ष के तरफ हैं, बृजेंद्र सिंह जी के विरोधी हैं, लेकिन आपकी आवाज जरूर सुनना पड़ेगी क्योंकि कांग्रेस के 2 नेताओं की हमने आवाज सुनी है। बंसल साहब, आप कुछ कह रहे हैं? बंसल साहब बताइए। पवन बंसल जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हम आपसे जानना चाहते हैं कि हम जो सवाल उठा रहे हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर ने एक सुझाव दिया है कि जो लोग शराब के लिए लाइनों में लगे हैं उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सरकार की मदद के भी इंतजार में होंगे, अनाज के लिए, बाकी व्यवस्थाओं के लिए। उनका कहना है कि ऐसे लोग जिन्होंने आज शराब के ठेकों के सामने या जो भी शॉप्स हैं उनके सामने जाकर लाइन लगाकर लेकर खरीदी है, उन लोगों के हाथ में स्याही लगानी चाहिए उंगली में, जैसे हम वोटिंग के समय लगाते हैं, वोट डालने के बाद लगाते हैं मतदाता की उंगली पर, वो स्याही लगाना चाहिए ताकि ये पता चले कि इन लोगों को किसी भी तरह की आर्थिक मदद या कोई भी अनाज की मदद या जो भी सरकारी मदद मिलनी है वो नहीं मिलनी चाहिए। आप इसे इत्तेफाक रखते हैं? बंसल साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? तकनीकी दिक्कतों का मामला लगता है। बंसल साहब तक हमारी आवाज पहुंच नहीं रही है। जी बंसल साहब। तोमर साहब, अब आप सत्ता पक्ष के साथ हैं, 2 हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं जो पहले आपके सहयोगी रहे हैं, ब्रजेंद्र सिंह राठौर हैं, पवन बंसल जी हैं, पूर्व रेल मंत्री चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कह रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि शराब के ठेके मैखाने खोलने की जरूरत क्या थी? सारा लॉकडाउन का जो आपने पूरा हिसाब किताब बनाया था वो बिगाड़ दिया। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि बड़े सम्मान के साथ ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट तो नावों में जो भी शराब बिकवाना चाहती थी और घर घर शराब की डिलीवरी कराना चाहती थी जी, उस चीज का विरोध कैबिनेट की बैठक में मैंने खुद ने किया है। इसलिए यह आरोप लगाने का इनको अधिकार नहीं है। प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, अगर ये तय कर लेते तोमर साहब कि मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बिके, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, सरकार की चिंता थोड़ी बाद में कर लेंगे। अभी चिंता इस बात की है कि 40 दिनों तक आपने खुद ने तपस्या की है, घर में है ना आप। अब जो लोग घर में हैं 40 दिनों से, बिल्कुल हूं, तो जाहिर है कि ये जो ठेकों के बाहर चल रहा है तमाशा, ये जरूरी था क्या ऐसे वक्त में? जी देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप शराब पीते नहीं हो तो कोई पिला नहीं सकता।
और शराब जो पीते हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो ये 45 दिन से क्या कर रहे थे? उसको रोकने के लिए आप ये देखिए, 45 दिन में हमने पूरी तन्मयता के साथ सरकार ने काम किया और अंकुश लगाने की कोशिश की, पर आपको ये मालूम होना चाहिए जी कि ये बुराई दूर करने के लिए हम सबको सामाजिक स्तर पर जब हम सुधरेंगे तब युग सुधरेगा। अरे तोमर साहब, उपदेश देना बहुत सरल काम है, तोमर साहब करना बहुत कठिन काम है। तोमर साहब, जिन महाराज के साथ आप आए हैं, पहले आपकी पार्टी का नारा था जी जी, माफ करो महाराज, वो कहते थे ना, माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज। आपने अब शिवराज को नेता मान लिया, महाराज को भी आप साथ ले गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यही पार्टी तो कहती है पार्टी विद द डिफरेंस, चाल चरित्र और चेहरा। जनता को क्या बता रहे हैं अब आप? 45 दिन से लॉकडाउन में घर के लोग अंदर बंद पड़े हैं, आप कह रहे हो सेल्फ आइसोलेशन में रहिए, क्वारंटाइन में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, आप फिजिकल डिस्टेंसिंग करिए, और आप शराब पिलाने की लाइन लगवा दी आपने। आप एक बात, आप नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं आपसे पूरी बात सुन लीजिए, आप पूरी बात सुनिए। आपने कहा कि महाराज बीजेपी में चले गए, हमने शिवराज जी को नेता मान लिया। हमारी बात सुन लीजिए, हम जनता के सेवक हैं। बिना सत्ता के रह नहीं पाते चुना है भाई साहब, बिना सत्ता के रह नहीं पाते, बिना सत्ता के रह नहीं पाते तोमर साहब। ये गलतफहमी जनता दूर करेगी, जनता दूर करेगी गलतफहमी। 2 मिनट में सत्ता छोड़ दी, जनता दूर करेगी भाई साहब। ये हमने क्या कहा, हम अरे भाई साहब, मेरा ये कहना है चिंता आपको करनी चाहिए। हम काहे की चिंता करें? हम तो जनता की चिंता कर रहे हैं। जनता सब जानती है, जनता सब जानती है, करती है, जनता सब जानती है। हम भी जानते हैं, हम जानती है, जनता ये जानती है कि ग्वालियर में बाईपास के लिए बजट नहीं मिलता था। इसका जवाब मुझे कोई दे जिसके लिए मैं कैबिनेट नाली में उतर के गंदगी साफ करते आपको देखा है, लेकिन राजनीतिक गंदगी कौन साफ करेगा? ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब कह रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक में इन्होंने विरोध किया था। आप गली गली गांव घर में होम डिलीवरी कराना चाहते थे। आप तो बता दीजिए, अब तो विरोधी हो गए हैं, अब तो साथ में नहीं। आप बता दीजिए, आप तोमर साहब की बात का जवाब दीजिए। कैबिनेट में जो निर्णय होते हैं सामूहिक रूप से निर्णय होते हैं। अगर तोमर साहब हमारे पुराने साथी हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी में अपने सिद्धांत बदल के चले गए हैं, वो उनकी पार्टी में स्वागत होगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर कैबिनेट में ये विरोध करते तो उसी दिन त्याग पत्र देके एक तरफ हो जाना चाहिए था। कैबिनेट का तो जो निर्णय होता है सामूहिक निर्णय नहीं, त्याग पत्र तो महाराज के कहने में देते हैं, छोड़ दीजिए। त्याग पत्र तो महाराज के कहने में देते हैं, त्याग पत्र महाराज के कहने में देते हैं। पवन बंसल जी फिर जुड़ गए हमारे साथ। त्याग पत्र के क्या कारण, मैंने आपसे कहा त्याग पत्र के क्या कारण हैं? आप अभी खुद ही बोल रहे थे कि ये पब्लिक है, सब जानती है। हाँ। वो हमारे मुंह से अपना कहलवाओ, वो भी जानते हैं, पब्लिक जानती है, सब जानती है। सिंह जी को मैं बता परिणाम भी देना सामने चाहता हूँ, वो बड़े सम्मानीय नेता हैं। वो आदरणीय ब्रजेंद्र सिंह जी को बताना चाहता हूँ, वो बड़े सम्मानीय नेता हैं, मेरे बड़े हैं। जब कैबिनेट में बैठक चली थी तो मैंने विरोध किया था, इसके साक्ष्य मेरे पास है। राठौर साहब आप भी रुकिएगा जरा, राठौर साहब लेकिन आप फिर अगर ऐसा, राठौर साहब आप भी रुकिए जरा, मैं 2 मेहमानों को आज जोड़ लेता हूं। सुबोध उनियाल साहब जुड़ गए हैं, उत्तराखंड के कृषि मंत्री हैं, और हमारे साथ जेपी दलाल साहब हैं, कृषि मंत्री हैं हरियाणा के। आज ज्यादातर कृषि मंत्रालय से जुड़े हुए लोग हमारे साथ हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, पवन बंसल जी हैं, पूर्व रेल मंत्री, उनसे भी संपर्क हमारा जुड़ गया है। रेल की कनेक्टिविटी होती है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी थोड़ा धोखा दे रही है। जेपी दलाल साहब, ये मैखाने जो खुल जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी? मैं खाने के बाद जब आदमी लड़खड़ाएगा तो वो घर तक कैसे पहुंच पाएगा? वो तो सड़क में मिलेगा आपको, फिर आप सोशल डिस्टेंसिंग करवाइए। देखिए जी, ये जरूरी नहीं है कि लोग मैखाने से ही पिए, और ये भी तो हो सकता है कि लोग मैखाने से लेकर घर में आके पिए। पीने वाले आदमी को आप लंबे टाइम तक रोकेंगे, ये भी संभव नहीं है। दूसरी तरह की जो इलीगल है वो बिकनी शुरू हो जाती है, तरह तरह की स्मगलिंग शुरू हो जाती है। फिर एक प्रांत अगर खोल देता है तो दूसरे प्रांत को रुकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बॉर्डर आजकल सबके प्रांतों के जुड़े हुए हैं। हरियाणा का जैसे हमारा है, पंजाब से जुड़ा हुआ है, राजस्थान से है, दिल्ली से है। अब दिल्ली में जब से
मैंने देखी है लंबी लंबी लाइनें, तो इस तरह से तो फिर हमारे हरियाणा में भी आना शुरू हो जाएगा। हरियाणा सरकार को भी किसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, जिस तरह से हमने मंडियां चलाई हैं, इस तरह से अगर कोई नीति उठा के धीरे धीरे जो करके ये खोलना तो पड़ेगा ही। जी, सुबोध उनियाल साहब, आपको भी लगता है जरूरी है? जी, शराब की दुकानें खोलना जरूरी है, हेलो, मजबूरी हो जाएगी सरकार की, आपको ऐसा लगता है? देखिए, ये भारत सरकार ने निर्णय लिया है और मुझे भी स्वयं बड़ा आश्चर्य आज भीड़ देख के हुआ, लेकिन गनीमत ये थी कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग का जो मापदंड है उसको पूरी तरह से उसका पालन किया गया है। 70% जगह की तस्वीर जो हम देख रहे लगी थी, मुझे उनियाल साहब, सरप्राइज हुआ। जो हमारे पास फुटेज आ रही है अलग अलग शहरों से, अगर आप देखेंगे तो लगभग 50 से 70% ठेके ऐसे हैं आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, कारण क्या है? वो उसका पालन नहीं कर रहे हैं वहां पे, सोशल डिस्टेंसिंग का। जी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है ठेकों के बाहर। नहीं, जब मैं जिस समय निकला था सुबह ऑफिस जाने के लिए तो मैंने देखा तो बकायदा दो रास्ते में विधानसभा जाते हुए 2 दुकानें पड़ी, दोनों दुकानों की जो लाइनें थी उन क्यू में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। जी, उनियाल साहब, आप जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर भी तस्वीरें देखिएगा, पंजाब हरियाणा हिमाचल पर भी देखिएगा, MP छत्तीसगढ़ पर भी देखिएगा और जी सलाम पर भी देखिएगा। बंसल साहब, आपके पास में आ रहा हूं कि मजदूरों को लाने पर राजनीति है और मैं खाने पर सब एक हैं, ऐसा क्यों? मेल कराती मधुशाला, बैर कराते मंदिर मस्जिद, कहीं इससे तो इंस्पायर नहीं हो गए सब लोग? मालूम नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि प्रांत काफ़ी समय से, पिछले दिनों से केंद्र से उम्मीद कर रहे थे कोई ना कोई सहायता उनको कोरोना से लड़ाई के लिए मिलेगी, उस नहीं मिली तो वो ये मांग करनी शुरू की और उन्होंने तभी शायद ये फैसला कर लिया कि ये सभी शराब के ठेके खोल लिए जाएं। मेरी अपनी निजी राय तो बिल्कुल ये है कि ये खोलने नहीं चाहिए थे, लेकिन मेरा ये कहना काफ़ी नहीं, क्योंकि जो सरकारें हैं अलग अलग प्रांतों की, वो जानती हैं कि उनको पैसे की कितनी ज़रूरत है। आप तो MOS फाइनेंस रहे हैं, ना ही वो तनख्वाहें दे पाएंगे, ना ही सरकार किसी बंसल साहब आप चला पाएंगे। आप MOS फाइनेंस भी रहे हैं, बड़ा साधन होता है कमाई का। ये आप MOS फाइनेंस भी रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, GST आने के बाद जब शेयर ड्रॉप हो रहा है या शेयर नहीं मिल पा रहा है और विकल्प केवल आपके पास या तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या फिर आपके पास ये लिकर का जो हिसाब किताब है आबकारी का, और छोटे मोटे साधन होंगे आपके पास राज्यों में, तो आप कैसे एक पूर्व वित्त राज्य मंत्री के तौर पर सरकारों के सामने ये संकट खड़ा है, लेकिन उसमें आपको देखना भी तो है कोरोना आ जाएगा, वो भी खाएगा। बिल्कुल सही है, यही तो उसके बीच में एक संतुलन बनाने की जरूरत है, क्योंकि प्रांतों को कुछ आय की जरूरत है, कुछ ऐसा एक्साइज की जरूरत है, और GST में पैसा नहीं मिल रहा, केंद्र से वैसे इमदाद नहीं मिल रही, तो शायद उन्होंने इसी को एक साधन समझा। लेकिन इसके लिए जो आपने अभी कहा, बार बार मैं पूरी बात सुन नहीं पाया था जी, ये अनिवार्य होना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग जो 6-6 फुट का बाकी सभी दुकानों के आगे है, पुलिस के 2-2 आदमी, पुलिस जगह जगह नजर आती है, पुलिस आपको, सरकार आपके जीवन में घुस चुकी है सब जगह, सभी कोई आप ऐप बना रहे हैं, कुछ भी करें, प्राइवेसी का टोटल उन्होंने ठेका ले लिया है आपका, तो इस कारण 2-2 आदमी यहाँ भी लगा देने चाहिए। और मैं निजी तौर पे इस बात पे भी मुत्फिक हूँ, जो एक आपने IPS ऑफिसर की राय का जिक्र किया कि जो शराब की एक बोतल लेने के लिए पहुंच जाता है उस पर लगा दीजिए वहाँ निशान, उसको और सहायता नहीं मिलनी चाहिए। मैंने यहाँ बहुत गरीब वो देखे हैं जिनको कोई सहायता किसी ढंग की नहीं मिल रही, उनके लिए किसी सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ। मैं तो प्रशासन से एक जगह से आता हूँ, यहाँ किसी ढंग का उन लोगों के लिए नहीं हुआ जिनको इस चीज की जरूरत थी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से उनका नाम कट गया, पुराने लाइसेंस अपने राशन कार्ड उनके पास है, उनको नहीं दिया जा रहा, इस कारण शायद ऐसी समस्या ये पैदा हो गई। इससे निपटा जा सकता था। ये सुबोध उनियाल साहब आ गई आपकी, वो उन लोगों को उनके जगह पे लेके जाने के लिए। जी सुबोध उनियाल साहब और JP दलाल साहब, आपसे दोनों से पूछ रहा हूं कि जो बंसल साहब ने बात कही, एक IPS ऑफिसर है मध्य प्रदेश के, उनका कहना है कि जो लोग इस वक्त मैखाने के बाहर शराब खरीदने के लिए लाइनों में है, उनके हाथ में वो इंक लगानी चाहिए, जब हम वोटिंग के वक्त जाते हैं तो मतदाता के हाथ में जो स्याही लगती है वो लगानी चाहिए, ताकि पता चले कि इन लोगों को सरकारी मदद की, सरकारी इमदाद की जरूरत नहीं है।
चाहे वो राशन का मामला हो और चाहे और भी हिसाब किताब हो। आप दोनों क्या कहेंगे इस पर? देखिए, व्यवहारिक तौर पर तो मैं मानता हूँ IPS अफसर का कहना बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से आज जो मदद की आवश्यकता उस व्यक्ति को इसलिए दी जा रही है मदद, क्योंकि आप देखें पिछले सेकेंड फेज जो लॉकडाउन का था, इसमें दुकानें खोल दी गई थी और जिसके पास पैसे की उपलब्धता थी वो सामान ले रहा था। तो निश्चित रूप से मदद की आवश्यकता उस व्यक्ति को है जिसके आर्थिक संसाधन नहीं है। और जो व्यक्ति सीधे सीधे लॉकडाउन में पहले दिन ही शराब की दुकान में लाइन लगा के जा रहा हो, मैं उन IPS अफसर की बात से पूरा इत्तेफाक करता हूँ। तो वास्तव में वो व्यक्ति मदद का हकदार नहीं होना चाहिए। जेपी साहब, मुझे ये व्यवहारिक नहीं लगता, क्योंकि राशन जो मिलता है, एक परिवार में राशन कार्ड में 6 आदमी, 7 आदमी, 8 आदमी या 5 आदमी से ज़्यादा ही होते हैं आमतौर पे, और शराब लेने एक आदमी आता है। तो एक आदमी जब राशन लेने जाएगा तो उसको निशान से बाकी का राशन कैसे रोक पाएगा? जी जी, इस वक्त एक और खास मेहमान है हमारे साथ, वीरेंद्र शर्मा। आप एडवोकेट हैं लुधियाना वाइन एसोसिएशन के। आपको लगता है वीरेंद्र शर्मा जी, ये ज़रूरी था सरकार की सेहत के लिए या शराब व्यापारियों की सेहत के लिए, कि देश की सेहत के साथ खिलवाड़ थोड़ा सा कर लेते हैं? देखिए दोस्तों, मेरा ये मानना है कि ये के साथ जो कोविड-19 चल रहा है उस हिसाब से तो है, लेकिन जो सरकारों के पास रेवेन्यू नहीं है, जो सरकारों के पास पैसा नहीं है, उसके लिए इन सरकारों को ये लिक्विड इवेंट्स खोलने ही पड़ेंगे। आज खोलें, हफ्ते में खोलें, 10 दिन में खोलेंगे, लेकिन एक समय देना चाहिए, सोशल डिस्टेंस के नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी लाइसेंसी, जो हमारी वाइन एसोसिएशन है, जिन्होंने सरकार के ऊपर फेथ करके अपना करोड़ों रुपए का रेवेन्यू 21 मार्च से पहले जमा कराया। सरकार ने हमारे यहाँ पंजाब में रिन्यूअल पॉलिसी निकाली थी, 12.5% की इंक्रीज ली। लोगों ने गवर्नमेंट के फेथ पर करोड़ों रुपया जमा कराया, उसके बाद उन्होंने और पैसे मांगे, वो भी इंक्रीज दे दी। लेकिन अब गवर्नमेंट को हालात देखते हुए ये समझना चाहिए कि जो सरकारी फीस है उसकी कम से कम जिस हिसाब से एक्चुअल सेल आएगी, एक ठेका चलता है जिसकी पहले मान लो 2 लाख सेल आती थी। जी जी, मैं समझ गया आपकी बात। जरा मेरे साथ एक पूर्व वाणिज्य मंत्री हैं ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब। राठौर साहब, एक तो मैखाने की लाइन लगी हुई है क्योंकि 45 दिन से पीने नहीं दिया, गला सूख गया होगा उनका, गला तर कैसे होगा, और दूसरे इनका हालत यह है कि इन्होंने बढ़े हुए रेट पर दिया है। तो आपसे और बंसल साहब पूर्व वित्त राज्य मंत्री हैं, मैं आपसे पूछूंगा कि ये कैसे समीकरण बनेगा? एक तरफ आपको खजाने की चिंता है, एक तरफ मैखाने वालों को चिंता है, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग कौन सी है, ये क्या समस्या है भाई? राठौर साहब बताइए, फिर बंसल साहब बताएंगे। देखिए, मेरी राय ये है, एक तो मैं IPS अफसर जो हमारे हैं उनकी राय से इत्तेफाक रखता हूं। तो दूसरा जो है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल है, अभी पहले 17 तारीख तक जब तक लॉकडाउन हमारे देश में था तब तक इसको हमें रोकना चाहिए था। निश्चित रूप से रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, उसको जो सरकार के फिजूल खर्चे हैं, बहुत सारी जगह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बहुत सारी जगह ऐसे खर्चे हैं जिनको हम बचा सकते हैं, उन खर्चों को कटौती करके, और हमें इस पे ध्यान देना चाहिए था। अगर किसी ठेकेदार का लॉस होता है, उसका हम भले ही जो है वो उसको हम आर्थिक रूप से मदद करें या उतना फीस उसकी माफ कर दें, लेकिन जनमानस के साथ खिलवाड़ किया जाना बंसल साहब किसी भी हालत में ठीक नहीं है। बंसल साहब, अगर हमारा बंसल साहब, एक तरफ वो लोग जिन्होंने पैसा लगाया है मैखाने बनाने के लिए, जो शराब को बनाने का काम कर रहे हैं, डिलीवरी का काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, वो दूसरे पीने के लाइन में लग गए हैं, और तीसरे वो जो सरकार में बैठेंगे, खर्चा है ही नहीं, कहाँ से चलाएं, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। आप देश के सबसे बड़े खजाने के डिप्टी रहे हैं, वित्त राज्य मंत्री रहे हैं, बताइए कैसे करेंगे? आज का जो है वो हमें आज के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा कि आज कैसी हालात हैं। आज चारों तरफ कोई किसी भी वाणिज्य का काम कर रहा हो, कोई उद्योग में हो, कोई दुकानदार हो, कोई प्रोडक्शन किसी ढंग की कर रहा हो, सभी एक बहुत ऐसी हालात से गुजर रहे हैं कि सभी के पास फ्लो ऑफ मनी में कमी है और सभी को एक हिट लेने की, सभी को वो एक मार पड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर सवाल आ जाता है कि हम उसका सभी मिलके कैसे सामना करेंगे। अगर सरकारों को, मैं फिर वही बात जो मैंने पहले कही थी दोहराना चाहता हूं, अगर सरकारों को आज इसकी आवश्यकता है
तो उनको ये खोलने में बुराई नहीं थी। वैसे तो बहुत देर पे इस पे चर्चा होती रही है कि प्रोहिबिशन होनी चाहिए, शराब पे पूरी पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन फिर उसी बात पे पहुंच जाते हैं कि नहीं, इसके बिना सरकारों का गुजारा नहीं चल सकता। तो उस बात की आज हम डिबेट में नहीं जाएंगे। जब ये सरकारों ने ये फैसला लिया कि ये खोले जाएंगे और खोल चुके हैं, तो एक ही बात सबसे ज्यादा अनिवार्य होनी चाहिए, आवश्यक है वो कि सोशल डिस्टेंसिंग पूरा चाहिए। उनमें 6-6 फुट का फासले के बिना सब जगह वो सर्कल जैसे और सभी दुकानों के आगे लगे हुए हैं। आप कहीं भी जाके देखिए, शहरों में तो दुकानों के आगे वो गोल चक्कर बनाए हुए हैं, उसी में आदमी खड़ता है। उसी के हिसाब से यहाँ बनाए होने चाहिए। ये किसी एक दुकानदार की, किसी एक ठेकेदार की या किसी और की इमदाद की बात नहीं, ये एक सामाजिक भी साथ साथ सवाल बड़ा उठ जाता है। आज वो चर्चा का विषय इस वक्त नहीं हो सकता। आज जब हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो ये है कि इनके खोलने से कहीं उधर तो कोई बढ़ नहीं जाएगा, वहां तो कोई संक्रमित और लोग कोई ऐसा नहीं पहुंच जाएगा जो औरों में फैला देगा इसको। शायद उसको वो जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं ताकि उनके सामने आसार नहीं आते नजर, कि कोई ऐसा आदमी तो वहां नहीं पहुंच जाएगा जो दूसरों को फैला देगा और बाद में उनको ट्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। इन सवालों के लिए ये जरूरी है कि 6 फुट का फासला हो, मास्क पहने के बिना नहीं हो, ग्लव्स पहने हो, अपना एक अपने वाहन में अपने पैदल आए, अकेला है, उसमें ये सब बातों को देखते हुए ही करना चाहिए। जी, तोमर साहब, इसके लिए सरकार को जो खास तौर पे वो जो पुलिस विभाग है अंडर प्रेशर है, काम कर रहे हैं बहुत, उनको ये भी सहना पड़ेगा, उनको ये काम भी करना पड़ेगा साथ साथ कि इसकी वो पालना सही ढंग से करवाई जाए। जी जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, मध्य प्रदेश में रेड जोन में हालांकि प्रतिबंध लगाया गया है और ये प्रतिबंध जो रेड जोन के क्षेत्रों में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने लगाया है, ये प्रतिबंध आपको नहीं लगता कि 10-12 दिन इसमें दिक्कत हो जाती क्या? सिर्फ 2 ही हफ्ते की तो बात थी जो ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी आपको सुझाव दे रहे हैं। देखिए, मेरा आपसे आग्रह ये है कि जो अभी परिचर्चा चल रही है जिस मुद्दे पे, मैं ये आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि हमें सकारात्मक सोच के साथ, आज अगर बहस का मुद्दा आपने ये रखा होता कि शराब ना पिए, इसके ना पीने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, हमारा ये कहना चर्चा का विषय एक तो ये भी होना चाहिए। आपने कहा कि सोशल हमारी निश्चित दूरियां, इसके लिए हमें ज़रूरत है कि इस समय राजनीति से हट कर के हमें सारी पार्टियों को, सामाजिक संस्थाओं को, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को जो कर भी रहे हैं, हम सबको ये प्रचार प्रसार करना है कि इतनी निश्चित दूरियां रखनी है, इससे हमें लाभ मिलेगा, हमें मास्क लगाना है। ये उदाहरण हमें पेश करने होंगे जब, क्योंकि हमेशा ऊपर से, हिंदुस्तान में ऊपर से रास्ता दिखाया जाता है, जैसा हमारे नेता करेंगे वैसा ही समाज करती है। तो मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे हर पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को ये चाहिए कि वो मैसेज दें। आप जहां पे उनको लगता है ये मैसेज यहाँ पे नहीं है, तो पहले हम स्वयं पे प्रयोग करें, और हम करेंगे तो हमें विश्वास है लोग हमारी बात को मानेंगे। लेकिन तोमर साहब, हमारी अपील को कोई सुनने को तैयार नहीं। लेकिन तोमर साहब, हम कहते हैं, आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए 1 मिनट जी। हाँ जी जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैखाने, सुनिए तोमर साहब, मैखाने खोले आपकी सरकार, व्यवस्था बनाए आपकी सरकार, बिगाड़े आपकी सरकार। आप समाज सुधार का काम जो है वो मीडिया को क्यों दे रहे हैं? जी, बिगाड़ने का काम तो आप कर रहे हैं, हम क्यों करें सुधारने का काम? देखिए, मैं नहीं बिल्कुल, देखिए एक काम करिए, सरकार सारा काम नहीं करती, ये नैतिक दायित्व हमारे प्रत्येक व्यक्ति का है। हम पार्टी में बाद में है किसी में, पहले हम इंसान हैं और इंसान का कर्तव्य है, हम एक बाप के बेटे भी हैं, तो निभा कहाँ रहे हैं साहब? बेटे के बाप भी हैं, इंसान का कर्तव्य। के बाद स्वागत है आपका, और लगातार चर्चा इसी बात पर कर रहे हैं कि मैखाने पर जिस पर मुखर होकर राजनेताओं को बोलना चाहिए उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। मजदूरों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए लेकिन उस पर राजनीति हो रही है। हमारे साथ दीप मल्होत्रा साहब जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक हैं आप फरीदकोट के। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से दीप मल्होत्रा जी। और प्रश्न आपसे यही है कि आप इस पर क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? ये दुकानें शराब की खोलना राजस्व के लिहाज से बहुत जरूरी हो गया था क्या? नहीं सर, राजस्व के हिसाब से तो ये जरूरी है ही है,
लेकिन अब लॉकडाउन के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस इशू कर दी हैं और उसके मुताबिक स्टेट्स ने अपने अपने डिसीजन लेने हैं, और सारी स्टेट्स ने, क्योंकि स्टेट्स के पास एक रेवेन्यू का भी एक सोर्स है, इन बिटवीन ऑफ द ईयर आगे अगर कोविड की कोई दिक्कत आ गई है तो उस तरफ से जो रेवेन्यू रिसीट्स है गवर्नमेंट की इतनी बंद हो जाएंगी, और इतने लोग, आप लोग इतने लोग इस व्यवसाय के साथ भी जुड़े हैं। आज पंजाब की बात लो कि 6500 करोड़ रुपए का पंजाब का रेवेन्यू है, 1000 या 1200 या 1500 करोड़ रुपए के लगभग हमारे लोगों के बिजनेस की सिक्योरिटी गवर्नमेंट के पास जमा है, और हम 1.5 महीने के बाद अगर आज बिजनेस खुला है तो हम ये कहेंगे कि अगर उसमें कोई 2 पैसे की दिक्कत आती है कि सोशल डिस्टेंस आज मेंटेन नहीं हो, उसके कई कारण है। आप दिल्ली का सोशल डिस्टेंस की बात करते हो, या 400-500 दुकान गवर्नमेंट की है, 200-300 दुकान प्राइवेट है, उसमें से आज दुकानें ही सिर्फ 25% खुली है। इसकी वजह से भी ज्यादा है, लेकिन ये 1 दिन में या 2 दिन में सारी चीज नॉर्मलाइज होनी शुरू हो जाएगी। और पंजाब के लिए हमें 3 दिन का टाइम मिला है, उसके लिए हम अपने आप को और व्यवस्थित कर लेंगे ताकि जिससे हम सोशल डिस्टेंस का पालन कर सके। लेकिन हमारी विनती सिर्फ सरकारों को यही है कि देखो, आज जो रेवेन्यू है, ये सब जब सारे हालात ठीक थे उस समय गवर्नमेंट ने रेवेन्यू कि हमने गवर्नमेंट के साथ कमिट किया था। आज गवर्नमेंट को सारी स्थिति देखते हुए इसका रेवेन्यू एक्चुअल बेसिस के ऊपर, जो हमारी लिकर की लाइसेंस फीस है, वो जितनी लिकर कोई भी व्यापारी उठाता है उस लाइसेंस फीस के मुताबिक इसको गवर्नमेंट को लेना चाहिए। दलाल साहब, एक तो जरूरी है, दूसरी सर मेरी एक बात और है कि आज हमने पार्ट ऑफ द सिक्योरिटीज गवर्नमेंट को जमा कराई हुई है, और जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है, जब 1.5 महीना हमारा बिजनेस नहीं चला तो वो गवर्नमेंट को, जैसे आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक 3-3 महीने का गवर्नमेंट ने मॉनिटरिंग दिया है, वो मिलना चाहिए। जहां तक सोशल डिस्टेंस की बात है, मैं 100% एग्री करता हूं कि उसके लिए हम पंजाब में पूरी व्यवस्था करने की कोशिश भी करेंगे, और जहां कहीं कोई जरूरत पड़ेगी स्टेट की पूरी हेल्प उसमें लेंगे और लोगों को भी इसके मुताबिक एजुकेट करेंगे। दलाल साहब, जहां तक जो आता है, कोई ज्यादा सेंसिटिव इलाका है, वहां पे गवर्नमेंट ना खोले। जेपी दलाल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप मंत्री हैं, एक तरफ आपकी चिंता जनता है, जन है, दूसरी तरफ धन है, जन धन, जन भी बचाना है, धन भी बचाना है। और उनियाल साहब की चिंता भी वही होगी, जन धन खाते आप लोग खुलवाते हैं आम पब्लिक के, अब जनता जो है मैं खाने की लाइन में है। धन की चिंता दीप मल्होत्रा साहब को भी है, आपको भी रहेगी, क्योंकि आप सरकार के मंत्री हैं। हो सकता है आपके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट ना हो, लेकिन आप मंत्री तो हैं, आप सामूहिक फैसले करते हैं। ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब थे जब इस विभाग के ही मंत्री थे, वाणिज्य मंत्री थे, तब उनकी चिंता थी, तो उनके सहयोगी अभी कुछ देर पहले बैठे थे जो आजकल आपकी पार्टी में आ गए हैं, वो कह रहे थे कि हम तो विरोध करते थे कि ये शराब गली गली मोहल्ले मोहल्ले ना बिके। तो दलाल साहब, आपसे पूछ रहा हूं कि जो दीप मल्होत्रा साहब की चिंता है, ये चिंता तो पूरे देश में सारे जो लेकर से जुड़े हुए, व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी चिंता है। अब उनकी चिंता कैसे हल करेंगे और अपने खजाने की चिंता कैसे करेंगे? मल्होत्रा साहब की जो चिंता है कि व्यवसायी के तौर पे इन्होंने अपना पक्ष रखा है कि इन्होंने ठेके ले चुके हैं, ये पैसा जमा करा चुके हैं, और पंजाब सरकार को से इनकी जो समस्याएं हैं, हमारी सरकार का विषय तो इसमें नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि ये शराब का अकेला टैक्स का ही मामला नहीं है, सोशल इशू भी है। हमने पहले भी हरियाणा ने एक बार शराबबंदी की थी, लेकिन दोबारा उसको खोलना पड़ा, और जिन प्रदेशों में शराबबंदी है वहाँ पर भी पूरी तरह से उसको कामयाब नहीं कर पाए। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि शराब के ठेके खोलने से पहले स्ट्रिक्ट गाइडलाइन हो कि भाई मॉनिटरिंग की करे हमारा प्रशासन, पुलिस का आदमी, कि पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है, और जो शराब के साथ आते होते थे वो नहीं खुलने चाहिए। कोई शराब लेके चला जाए और अपने घर में बैठ के पिए, ऐसी व्यवस्था हरियाणा सरकार को करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की व्यवस्था हो। और जब तक ये बीमारी है, हम भीड़ भाड़ होने से बचने की पूरी कोशिश करेंगे। और हरियाणा में कोरोना का बहुत बचाव रहा है। आज से 1 हफ्ता पहले तो ये पोजीशन थी कि हमारा जो रिकवरी रेट था, ठीक होने वाला 72% था, लेकिन हमारा बॉर्डर दिल्ली के साथ लगता है। सोनीपत में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में एकदम से इतना स्पर्ट आया है कि हमारा जो है
फिर हमें सख्ती करनी पड़ रही है बॉर्डर पे। बहुत सारे जो हमारे कोरोना के पेशेंट हैं दिल्ली से चल के, सब्जी मंडी से चल के किसी वजह से हमारे यहाँ आ गए हैं, और हमारी जो पुरानी मेहनत थी कि ऐसा लगता था कि हम पूरी तरह इसको कंट्रोल कर पाएंगे, एक बार हमें झटका लग रहा है। जी, हरीश दिवेकर भी हमारे साथ हैं। हरीश, ये जिस तरह से आप मध्य प्रदेश में चीजों को देख रहे होंगे लगातार, अब आईपीएस अधिकारी नसीहत भी दे रहे हैं, सलाह भी दे रहे हैं, ये जो पूरा सिस्टम इस वक्त चल रहा है रेड जोन को छोड़ के, आपने आज क्या देखा मध्य प्रदेश में कि क्या वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवा पा रहे हैं जो शराब व्यवसायी हैं, या जहां पे पुलिस की जिम्मेदारी तय की गई है वहां पे? राम, देखिए, सरकार ने जो आदेश जारी किया वो 5 तारीख से लागू होना है, लेकिन आदेश लागू होने से पहले ही जो शराब कारोबारी थे वो इकट्ठा हो गए और सरकार से मिले और विरोध जताया कि वो दुकान नहीं खोलना चाहते। उसकी मुख्य वजह, जो अंदरूनी वजह है कि सरकार ने, पिछली तत्कालीन सरकार ने 25% ज़्यादा पर ठेके दिए थे। इनका कहना है कि जो अब कोरोना का हालात आ गए उससे अब स्थिति बदल गई है और उनका पैसा नहीं निकल पाएगा, वो 25% वापस कम किया जाए तब ठेके खोलेंगे। अब सरकार के साथ समस्या है कि आज सरकार 12,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू से आबकारी से मिलता है। यदि ठेके नहीं खुलते हैं, अप्रैल के महीने में 1,000 मिलना था, मई में 1,000 मिलना था, 2,000 करोड़ का सीधा नुकसान ये है। 25% कम करते 3,500-4,000 करोड़ का नुकसान ये है, मतलब 6,000 करोड़, मतलब आधे रेवेन्यू रह जाएगा सरकार का। तो ये सरकार की परेशानी है और अभी मामला सुलझा नहीं है। कल दुकानें खोलनी है, ठेकेदारों ने मना कर दिया दुकानें खोलने के लिए, तो अब स्थिति ये हो गई है खोले कैसे। दूसरी बात रही सोशल डिस्टेंसिंग की। अगर शराब बेचते में सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी, लेकिन पीने के बाद आदमी अपने डिस्टेंसिंग भूल जाएगा। कोरोना का संक्रमण जिसके रोकने के लिए 45 दिन लॉकडाउन किया गया था, तैयारी की गई थी, एक देखिए वो वापस से नए कैरियर पैदा कर देगी, नई चेन से मतलब तैयार कर देगी। हरीश, 45 दिन बाद मिली है तो हो सकता है कि डबल डोज भी चले, और उसके बाद फिर भूलने का, तो पीना तो इसलिए कि सब कुछ भुलाना है, गम भुलाना है, उसमें क्या बात है, और इसीलिए तो पी रहे हैं और इतनी रिस्क ले रहे हैं। कोरोना से भी लड़ेंगे, सरकार से भी लड़ेंगे, प्रशासन से भी लड़ेंगे, और फिर पी के आनंद भी ना आए और होश भी ना खोए तो फायदा क्या है? राठौर साहब, हरीश कह रहे हैं कि इनकी चिंता है सरकार की। अब आपकी सरकार तो रही नहीं कि 1,200 करोड़ का, अगर आपका हर महीने का 1,000 करोड़ का नुकसान है, 12,000 करोड़ का रेवेन्यू था आपका, और 25% बढ़ा के लिया आपने, तो उनसे तो आपने बढ़ा के ले लिया, आप वो खोल के क्या करेंगे? कह रहे हैं हमारी दुकान तो ऐसी चौपट है। देखिए, इस बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि मैंने पैसा तो बढ़ाया था, पहली साल भी बढ़ाया, दूसरी साल भी बढ़ाया, और मेरा मानना यह था कि शराब पीने पे थोड़ा सा रोक भी लगे और सरकार का राजस्व भी बढ़े, और राजस्व बढ़ा भी था। लेकिन अब जो वर्तमान की परिस्थिति है, कोरोना के कारण जो स्थिति बनी है, ठेकेदारों का पक्ष भी अपनी जगह सही है, क्योंकि उनका पैसा तो नहीं निकल सकता। अब सरकार को ये निर्णय करना है कि किस तरीके से उनको कहीं ना कहीं मदद उनको भी करें। और मेरा केवल 2-3 बातें मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। नंबर 1, धनबल और जनबल, जो आपने शब्द आप यूज कर रहे थे, सरकार, केंद्र सरकार का भी शुरू से मानना यह रहा कि उसने जनबल की तरफ ध्यान दिया। हमारा नुकसान हुआ, स्टेटों का नुकसान हुआ, केंद्र का नुकसान हुआ, लेकिन पहली प्राथमिकता थी कि हमें अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना है, देश को सुरक्षित रखना है। जब इतना दिन, 40 दिन, 45 दिन हमने गुजार लिए, तो 17 तारीख में दिन कितने बचते थे? कम से कम 17 तारीख तक इस पर इंतजार हम कर सकते थे। अगर हमें शराब के व्यवसाय से नुकसान हुआ, तो पर्यटन का क्षेत्र भी ऐसा है जिसकी वजह से भी बहुत नुकसान पूरे देश को हुआ जी, तो उसके ऊपर भी फिर हम विचार कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए था। मेरा मानना यह है कि 17 तारीख के बाद इसको धीरे धीरे आप खोलने का काम करें, सोशल डिस्टेंसिंग की आप व्यवस्था करें। जो मजदूर हमारे उधर उधर फंसे हैं, प्राथमिकता के आधार पर केवल बातें करने से नहीं, बातें तो मैं भी रोज टीवी पे सुन रहा हूं कि सब व्यवस्था हो गई है, कि वो बेचारे नासिक से लेकर ट्रेन से लाया जाता है, कहा यह जाता है कि हम फ्री में ला रहे हैं, लेकिन वो अपने टिकट दिखाते हैं कि 300 रुपए का टिकट था, 315 रुपए सबसे चार्ज हुआ है। सोनिया गांधी जी अगर बोलती हैं तो अब विरोधाभास शुरू हो जाता है। लेकिन इनसे हमें, इन मजदूरों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हजारों की संख्या में, आज अलवर से थोड़ी देर पहले ही मेरे फोन आ रहा था कि साहब हमारे पास, अगर रेलवे कह रहा है कि 85% हम दे रहे हैं, 15% स्टेट को चार्ज कर रहे हैं, तो मजदूरों से तो पैसा नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं। नहीं, मेरा एक मिनट, मैं पूरे अपना सेंटेंस पूरा कर लूं जी। नहीं, एक सेकंड, मैं पूरा सेंटेंस कर दूं। नहीं, वो पैसा जो है, किराए का पैसा तो उन्होंने पूरा दिया है। जो मजदूर बाहर फंसे हैं उनको पैसा देने की आवश्यकता है।
हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1,000 रुपए हम भेज रहे हैं, लेकिन आज ही मैंने 1,000 लोगों की लिस्ट सौंपी है जिनको एक पैसा आज तक नहीं मिला, वो वहां पे फंसे हैं और भूख से कगार के ऊपर खड़े हैं। तो मेरा ये कहना है कि केंद्र सरकार जो पैसा है, जीएसटी का पैसा जो राज्य का हिस्सा है, मैं खुद जब मंत्री था, मैं एक बार नहीं कई जीएसटी काउंसिल में देश की फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ मिला। पंजाब के आपके ही जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे साथ रहे और भी कई प्रदेशों के, हम लोगों ने सामूहिक रूप से बात रखी, लेकिन कभी भी जीएसटी का पैसा राज्यों को समय से नहीं मिल पाया। आज भी मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, भले ही मैं पूर्व हूं, लेकिन राज्य का हित हमारा हित है। केंद्र सरकार को जीएसटी का जो पैसा है वो राज्यों का हक देना चाहिए ताकि सुबोध उनियाल जी हों और उनके भी काम ये इतना कंफ्यूजन आखिर क्यों हुआ मजदूरों के किराए को लेकर? और सोनिया गांधी ये कह रही हैं कि जब इतना पैसा 151 करोड़ रुपए रेलवे केंद्र को दे सकता है, पीएम फंड में दे सकता है, तो फिर मजदूरों से चार्ज क्यों किया गया? ये आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया। ये कंफ्यूजन क्यों हुआ? बाद में रेलवे को सफाई देनी पड़ी। देखिए, पहले तो मैं आपकी बातों का जो आप काफी बातें पूछ रहे हैं मैं उसका जवाब दे दूं। आपने कई बातें कही, सुबोध उनियाल जी भी सहमत होंगे, फलाने भी सहमत होंगे। पहले तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से, क्या आप ड्रिंक करते हैं नहीं करते हैं महोदय? कभी नहीं। चलिए, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, साधुवाद है आपको। लेकिन मेरा ये मानना है, देखिए, सरकार की जिम्मेदारी सोशल सेक्टर की हमारी जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं में प्रभाव न पड़े, उन प्रभावी ढंग से सोशल सेक्टर की योजनाओं को हम करते रहे। आप देख रहे हैं, हमने डेवलपमेंट की तकरीबन जितनी योजनाएं जो थी जो सोशल सेक्टर से नहीं जुड़ी हुई है उनको स्थगित करने का निर्णय लिया है। आज सबकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम सोशल सेक्टर को किस तरह से खड़ा कर सके, स्वरोजगार की संभावनाओं को किस तरह बढ़ा सके। और तकरीबन हर राज्य की स्थिति है कि लाखों लोग रिवर्स माइग्रेशन पे आए हैं। आज हम उन सब के लिए किस तरह की योजना बने, किसानों को किस तरह से कितनी ज़्यादा से ज़्यादा छूट दिया सके, इस पर हम लोगों ने काम किया। और कहीं भी उसको हार्वेस्टिंग से लेकर के विपणन तक उसकी कोई समस्या ना हो, इसको इंडस्ट्रीज को लेकर के तमाम हम उसको रिलीफ देने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आज निश्चित रूप से सरकार राजस्व से चलती है। और खासकर हिमालयन स्टेट हमारे जैसे राज्य हैं जी, 18,000 का हमारा टोटल रेवेन्यू रिसीट है जी। और उस 18,000 में भी माइनिंग बंद पड़ी है, एक्साइज बंद है, प्रोडक्शन बंद है, डिमांड और सप्लाई का पूरा आपका देखिए ग्राफ डगमगाया हुआ है। ऐसी स्थिति में सोशल सेक्टर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार को राजस्व की आवश्यकता तो पड़ती ही है। तो ये मेरा ये मानना है कि ये निश्चित आपका ये बात सही है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग के जो सलाह है उसका पूरी तरह से परिपालन किया जाना चाहिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देहरादून में भी एक सड़क दुकान सुना जो हमारी ईसी रोड की थी, और हल्द्वानी में तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कई दुकानों को बंद करने का आदेश कर दिया कि वो नहीं खुलेंगी। तो ये जिला प्रशासन का भी काम है, जहां पर इस चीजों का अगर कहीं वायलेशन हो रहा है तो वायलेशन को देखते हुए उन्होंने अगले आदेशों को दुकानों को बंद करने का। अच्छा, उनियाल साहब जनता को अनुशासित भी होना चाहिए। उनियाल साहब, आपने कहा जी कि ये रेवेन्यू का बड़ा सोर्स है और हमको सोशल जो हमारी स्कीम्स हैं उन पर हमको फोकस करना पड़ेगा कि जनता के लिए बहुत धन की जरूरत पड़ती है। आपको जीएसटी से आपको जो शेयर मिलेगा उसमें भी रेवेन्यू लॉस होगा, क्योंकि तो फिर आप क्या चाहते हैं, आप क्या सलाह देंगे? थोड़ी थोड़ी पिया करो या थोड़ी ज्यादा पिया करो? जब आप नहीं पीते तो मैं सलाह दूंगा ना पिया करो। देखिए, नहीं, हम तो दोनों नहीं पीते, हम तो ना तो मेरे सहयोगी राम पीते हैं ना मैं पीता हूं। तो लेकिन आप जो रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं तो दीप मल्होत्रा साहब चाहते ज्यादा पिए, राठौर साहब ने तो कहा कि मैंने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कर दिया था कि ताकि रेवेन्यू बढ़े और जनता कम पिए। एक आध दो पैक पीना शुरू कर लें, आप भी अगर एक आध दो पैक पीना शुरू कर ले तो रेवेन्यू आपकी सरकार को मिलने लगेगा, केजरीवाल जी बड़े खुश होंगे। देखिए, प्रश्न ये नहीं है, किसी चीज इन चीजों को लेकर के बहुत गंभीरता से हटना नहीं चाहिए। आज जो कोरोना संकट की जो गंभीरता है जी, देश की आर्थिक का, प्रदेश की आर्थिक स्थिति का पूरा, अच्छा कौन खत्म कर रहा है? ग्लोबल इकोनॉमी पर उनियाल असर पड़ रहा है। उनियाल साहब ये बता दीजिए, खत्म कौन कर रहा है? जी, मीडिया खत्म कर रहा है गंभीरता को, विपक्ष खत्म कर रहा है, मजदूर खत्म कर रहा है, या जो शराब पीने वाले वो खत्म कर रहा है? खत्म कौन कर रहा है?
तो फैसला तो आप ही को करना है, सरकार आप चला रहे हैं। गंभीरता सर, हम तो दर्शक हैं, हम तो फैंस पर बैठे हुए दर्शक हैं। मैच तो आप खेल रहे हैं, खिलाड़ी तो आप लोग हैं। नहीं देखिए, मैंने आपसे कहा ना, सरकार में कभी विपक्ष बैठता है, कभी हम बैठते हैं। सवाल ये है कि जो आम जन की सामाजिक क्षेत्र की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। जो हमारा सोशल सेक्टर है, साथ साथ, क्योंकि देश की इकोनॉमी और प्रदेश की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं भागीदारी हमारी होती है। इंडस्ट्रीज जो हमारी चल रही हैं, उनको किस तरह से हम सहूलियत दे सकें, चाहे पावर में टैरिफ में हो, चाहे उनको अन्य। मेरे पास कल ही उत्तराखंड के उद्योगपतियों का एक प्रतिनिधिमंडल आके मिला और उन्होंने अपना जो डिमांड लेटर दिया, उसमें कम से कम 12-14 उनकी अच्छी डिमांड्स हैं, जिनको मैं समझता हूं, जो मुझे एक व्यक्ति के तौर पर, अगर मैं सरकार में ना बैठा हूं तो उनसे इत्तेफाक करता हूं। लेकिन सरकार में बैठकर किस तरह आर्थिक संसाधनों को देखते हुए उन पर निर्णय लेना है, ये एक दूसरा पहलू है। लेकिन हमें हर वर्ग की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, यही बेबाकी है उनियाल साहब, इसी के लिए आप जाने जाते हैं। किसी भी सरकार की, उनियाल साहब, आपकी बेबाकी के लिए आप जाने जाते हैं, और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही रहें। जनता आपको ऐसे ही पसंद करती है, क्योंकि जिस बेबाकी से आप बात करते हैं वही जरूरी है राजनीति में। पार्टी एक मजबूरी है, संगठन में रहना एक व्यवस्था है, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। लेकिन ऐसे भी राजनेता चाहिए। दलाल साहब और दीप मल्होत्रा साहब, दलाल साहब आपकी चिंता है खजाना, दीप मल्होत्रा साहब की चिंता यह है कि सरकारों ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमको लंबी चौड़ी एक वो थमादी के साथ रेवेन्यू बढ़ाई है। उनको किसी को पता नहीं था, आपको भी पता नहीं था कोरोना आएगा। अब बताइए कि दीप मल्होत्रा साहब की चिंता यह है कि मैंने तो रेवेन्यू कमिट कर दिया साहब सरकार को, अब मैं तो चाहता हूं ज्यादा पिए, थोड़ी ना पिए, ज्यादा पिए। राजनेता की तरह नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो व्यापारी है, इस समय उनका पक्ष दूसरा है। जी मल्होत्रा साहब आप बता दीजिए, फिर दलाल साहब आपको जवाब देंगे। नहीं, मैं तो सर ये कह रहा हूं कि एक ह्यूमन ग्राउंड के ऊपर सब सरकारों को सोचना चाहिए कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट उस समय हुआ है कि जब लोगों को ये नहीं पता था कि ये कुदरती आपदा अपने कंट्री पे आ जाएगी, जबकि बाहर के मुल्कों में पहले आई हुई थी, तो अब एज एक हमें भी पार्ट समझ के गवर्नमेंट का कि उसको कंसिडरेशन करना चाहिए कि जो एक्चुअल लिफ्टिंग लिकर की हो उसमें गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कलेक्ट करे। और जहां तक गवर्नमेंट को लिकर की बात है, देखो हम एक तरफ तो 21वीं सदी डेवलप्ड कंट्री सारी चीजें करते हैं, ये लिकर के ऊपर एक ऐसी स्टिग्मा है कि आप कहते हो कि लिकर को जी नहीं होनी चाहिए, इसको नहीं पी। लिकर जिसको अच्छी लगती है वो अपनी व्यवस्था के मुताबिक जरूर पिए। आफ्टर गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी चाहिए, लेकिन एक लोगों के लिए आज इतना बड़ा इतना वर्क करते हैं लोग, उस टेंशन को रिलीव करने के लिए भी ये चीज एक है। और सब आदमी अगर अपनी खुशी से कोई लेते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि इस बात पे अब जाना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रोहिबिशन की बातें हो चुकी है और सब फेलियर हुई है। और आज भी जो हिंदुस्तान में 1-2 स्टेट्स है उनमें कोई चीज नहीं है। आज जितनी भी कंट्री में सारी चीजें ये चल रही हैं, गवर्नमेंट को पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलना चाहिए, रेवेन्यू की तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्रीज की तरफ भी जरूर होना चाहिए। इंडस्ट्रीज को, व्यापारी को एक अच्छे नजरिए से देखना चाहिए। ये हमारी एक कलेक्टिव एजेंसी है जो 6,200 रुपया पंजाब गवर्नमेंट को इकट्ठा करके देती है। अगर इनको कोई कुदरती आपदा आ गई है इस कंट्री में तो वो गवर्नमेंट कंसिडरेशन पे ले, आगे फिर सालों से हम पैसे गवर्नमेंट को इकट्ठे करके देते आ रहे हैं, अगले सालों में और अगर कोई बढ़ेगा रेवेन्यू तो और बढ़ जाएगा जी। तो इसलिए मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि गवर्नमेंट को एक व्यापारी को भी देखना चाहिए। ये जो आज प्रॉब्लम है कि लॉकडाउन 40 दिन के बाद खुला है, इसलिए इतनी ज्यादा चीजों की दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए पंजाब के पास 2-3 दिन का जो समय है, हम उसको वचनबद्ध तरीके से व्यवस्थित करेंगे ताकि लोग सोशल डिस्टेंस का मेंटेन कर सके और ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा ना कभी आए। जी तो जीपी दलाल उसमें ठीक बिल्कुल सरकारों के दलाल साहब होना चाहिए, इसके रेवेन्यू का एक बड़ा पार्ट है। जी आज मैं ध्यान में एक बात सभी के लाना चाहता हूँ, सभी प्रदेश सरकार की आर्थिक हालात एकदम से लड़खड़ा गई है। सब प्रदेश सरकारों का जो रेवेन्यू मान लीजिए 100 रुपये होता था, उसमें से 70 रुपये तो सैलरी में चला जाता था, 70-75 रुपये, 20-25 रुपये डेवलपमेंट के लिए, सोशल सर्विसेज के लिए, सोशल प्रोग्राम के लिए इसलिए खर्च होता था। लेकिन पिछले 2 महीने में हमारे जो ध्यान में है
चाहे वो पंजाब की सरकार हो, राजस्थान की हो, हिमाचल की हो, या हरियाणा की हो, या दिल्ली की हो, 15% रेवेन्यू आया है। सरकारों के पास सैलरी देने का पैसा नहीं है और सारा बोरो करके सैलरी दे पाए हैं। और उनको सरकारों को ये अधिकार है कि लोग जनहित के देखते हुए अपने जो योजनाएं किसी तरह से बनाएं कि टैक्स कलेक्शन की सर्वाइव करना भी आज के दिन में वो बहुत जरूरी है। किसी को नहीं पता था कि ऐसी हालात आएगी, किसी ने नहीं सोचा था कि एकदम से सारे देश के काम धंधे सब, हवाई जहाज, ट्रेन, कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, सब एकदम से हॉस्पिटल को छोड़ के बंद हो जाएगा। रेवेन्यू के सोर्स जो है सारे एकदम से बंद हो गए हैं। तो धीरे धीरे करके सोच विचार करके सरकारों को रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा और इस आपदा की घड़ी में खर्चा भी सोशल सर्विसेज पे, सोशल सिक्योरिटी पे, समाज की जो जन उपयोगी योजनाएं हैं उन पर खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा तभी करेंगे जब कहीं ना कहीं से उनके पास पैसा आएगा। सरकारों के पास भी एक वो बड़ा जो है गंभीर चुनौती है और धीरे धीरे करके विचार करके सभी सरकारों को, इसमें एक पार्टी की सरकार का मुद्दा नहीं है या हरियाणा या पंजाब या अकेले किसी एक दो प्रदेश का नहीं है। आज सारे देश की सरकारों का, प्रदेश की सरकारों का ये हाल है और भारत सरकार का भी यही हाल है। उसके पास भी जो है जीएसटी के कलेक्शन होता था, जब कोई काम धंधे चल ही नहीं रहे तो उसके पास कहाँ से जीएसटी आएगा और कहाँ से प्रदेश को जीएसटी का शेयर आएगा। तो इस वक्त मुद्दा ये है कि किस तरह से सही रास्ते से बगैर जनता को ज्यादा तंग किए इस तरह से धीरे धीरे करके टैक्स की कलेक्शन करें। जी मल्होत्रा साहब, मल्होत्रा उनमें दुकानें ना खुले या होम डिलीवरी की तरफ, ये सर्विसेज की तरफ ना जाए कि हम फ्री होम डिलीवरी कराएं। इस तरफ आज के कोरोना के टाइम पे ये होम डिलीवरी की सिस्टम नहीं होना चाहिए और ना ही ये ठेके रेड जोन में है वो खुलने चाहिए ताकि कहीं ऐसा ना हो कि इसका कभी कल कोई नुकसान हो जाए। जी हरीश, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जेपी दलाल साहब ने कही है वो ये कही है कि सरकारों के पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है और वो बोरो कर रही हैं, वो कर्ज लेकर सैलरी बांट रहे हैं। एमपी की सरकार गले तक कर्ज में डूबी हुई है, चाहे पिछली सरकार का हाल रहा हो, इससे पहले शिवराज सिंह चौहान खुद लगातार 15 साल तक रहे हैं तो उन्होंने 3 टर्म संभाले, चौथे टर्म वो फिर आ गए हैं। आज के हालात में मध्य प्रदेश सरकार की स्थिति ये है कि उनके पास अपने फंड मैनेज करने की व्यवस्था नहीं है और उन्होंने भी कर्ज लेकर ये सब काम किया है। ऐसे ही मुश्किल वहां पर भी है, संकट खड़ा है। बिल्कुल, यहाँ संकट की स्थिति बनी हुई है। वेज एंड मीन्स की स्थिति भी निर्मित हो रही है। वेज एंड मीन्स का मतलब हो गया 5 से 7 दिन के लिए आरबीआई से एक पैसा उठाना पड़ता है जिससे कि वेतन भत्ते बांटे जा सकें। वो स्थिति निर्मित हो गई है और जीएसडीपी का 3.5% पूरा जो बोरो किया जा रहा है, लोन लिया जा रहा है और राज्य सरकारों ने, मध्य प्रदेश सरकार भी शामिल है, उसमें केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है अतिरिक्त कर्ज ले सकें। अभी पिछले सरकार में कमलनाथ सरकार का ही लिया तो 19-24 करोड़ का कर्जा लिया था। इसके पहले अभी तक टोटल 2-2.25 लाख करोड़ का कर्जा है। इतना बजट नहीं है, 1.5 लाख करोड़ का बजट है सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार का, और 2.25 लाख करोड़ का लगभग कर्जा है। मतलब प्रति व्यक्ति जो है कर्जे में है, लंबे चौड़े कर्जे में प्रति व्यक्ति अगर निकालेंगे तो। और स्थिति और गंभीर हो गई है। अभी आप बात करें माइनिंग, तो माइनिंग का ठेके से वो उलझ गए, आबकारी ठेके उलझ गए, रेवेन्यू को जो रजिस्ट्री होती प्रॉपर्टी वो उलझ गई, तो राज्य सरकार के खुद के रिसोर्सेज हैं वो सब उलझ गए। पेट्रोल डीजल, लॉकडाउन में पेट्रोल डीजल का रेवेन्यू आता वो उलझ गया, तो राज्य सरकार के रिसोर्सेज जो थे टोटल ब्लॉक हो गए। जीएसटी की बात करें तो उद्योग ने जीएसटी केंद्र से भी राहत नहीं आनी। तो आने वाले समय जो राज्य सरकार के लिए काफी मुश्किल भरे होंगे। वन विभाग के जो पेड़ों की कटाई से रेवेन्यू आता वो रुक गया, जितने राज्य के अपने रिसोर्सेज थे वो रुक गए और केंद्र से जीएसटी वो रुक गई। तो आने वाले रिसोर्सेज में वेतन भत्तों में कटौती होना है। राठौर साहब से पूछ लेते हैं। राठौर साहब, खजाना खाली कर गए आप लोग 15 महीने में या पहले से खजाना खाली था? खजाना खाली नहीं कर गए थे, खजाना भरा था हम लोगों ने। आपको मैं जानकारी दे दूं, 1,75,000 करोड़ कर्जे के ऊपर हम लोगों को सरकार मिली थी। मैं अकेले अपने विभाग की बात करूं, मेरे उससे नहीं, आप आंकड़े निकलवा के देख लीजिए। अकेले अपने विभाग में 3,000 करोड़ रुपए का इजाफा मैंने किया था। 15% रिन्यूअल के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगली सरकार के लिए निर्णय कर दिया था। जब मैं आया तो मैंने उसको 20%, 5% सीधा बढ़ाया था। अब की बार उसको 25% किया।
तो ये बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया था, रियायत देने का काम हम लोग। राठौर साहब वक्त की कमी है, राठौर साहब वक्त की कमी है, पूरे 20% वक्त की कमी है। एक आखिरी टिप्पणी छोटी छोटी, राठौर साहब एक आखिरी टिप्पणी सबसे छोटी छोटी कि मजदूरों को लाने पर, मजदूरों के रिटर्न टिकट पर राजनीति और मय खाने पर एक नीति। मैं सबसे पहले शुरू करूंगा उनियाल साहब, मय खाने पर एक नीति, मजदूरों पर राजनीति, आपकी टिप्पणी 30 सेकंड। मजदूरों पर कौन सी राजनीति आपको दिखाई दी मेरे भाई? आपके नेता ही कह रहे हैं कि सोनिया गांधी राजनीति कर रही हैं। हेलो, अरे आपके नेताओं ने कहा कि सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष राजनीति कर रही हैं। हम कहां कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है? हम तो कह रहे हैं कि जो दिख रही है वो दिखा रहे हैं हम। मेरा इस समय सीधी सी बात ये कहनी है, देखिए कांग्रेस तो अब रिलेवेंस ही कांग्रेस की खत्म हो रही है धीरे धीरे देश में, लिहाजा मैं तो कांग्रेस क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता ही नहीं हूँ। लेकिन मेरा आपसे ये मानना है, इस समय कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो सरकार में हो, सरकार के बाहर हो, ये आज उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो इस लड़ाई से, जो कोरोना महामारी से संघर्ष में किस तरह जनता देश जीते और किस तरह कोरोना हारे, इसके लिए हर चीज़ों से ऊपर उठकर आज समाज के अंदर कमजोर वर्ग की मदद कैसे की जा सकती है, लोगों को जागरूक कैसे किया जा सकता है। दलाल साहब जो राज्य की छोटी सी टिप्पणी, दलाल साहब एक छोटी सी टिप्पणी जा सकता है, दलाल साहब हर व्यक्ति को आज अपने सहयोग देने की आवश्यकता है। दलाल साहब, मजदूरों पर राजनीति क्यों और शराब पर एक नीति क्यों? हमने मजदूरों पे कोई राजनीति नहीं की। मजदूरों का जो अच्छी तरह देखभाल हरियाणा सरकार ने की है, उनका खाने पीने का ठहरने की बहुत अच्छी व्यवस्था की है। और हरियाणा सरकार ने सबसे पहले अपनी रोडवेज की बसों में बैठा कर बिहार और उत्तर प्रदेश तक हरियाणा के मजदूरों को छोड़ने का काम किया है। यहाँ तक जब दिल्ली में मजदूर निकले थे, बहुत सारे आ गए थे, तब भी हरियाणा सरकार ने 1000 बसें दी थी ताकि ये लोग अपने अपने घरों तक पहुंच जाए। हम जो है किसी तरह की भेदभाव नहीं करते। और ये एक चीज कहना चाहते हैं, जो इस वक्त जो है कोई भी पार्टी जो राजनीति करती है, मजदूरों पे हो या शराब पे हो या टैक्स पे हो, ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, ये वक्त कोरोना से लड़ने का है। हम सब पार्टियों को जनहित में एक होकर दलाल साहब माफी चाहूंगा, दलाल साहब माफी चाहूंगा, वक्त की बहुत कमी है। उनियाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, दलाल साहब आपका शुक्रिया। और यहाँ से जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए हरीश देवेकर, ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब, दीप मल्होत्रा साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, उसके बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी।